एक बार कैसे ट्रैप में फंसता है। कई प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर की खाली मैं बात कर लूं, जो लॉन्च तो हुए और उसके नाम पे बिल्डरों ने पता नहीं कितने लाखों हजारों करोड़ के धंधे जनरेट तो कर लिए, ना वो प्रोजेक्ट बना और ना जहां पे जो लोगों ने घर लिया ना उनको घर मिला। बैंक को तो पैसे इसलिए चाहिए, विजय माल्या नहीं होना, आप नीरव मोदी नहीं होना, इसलिए पैसे चाहिए चाहिए। हमारे से एक गलती होगी, आज मैं अपनी बताता हूँ। मेरे से एक गलती होगी कि मैंने ऐसे बिल्डर के यहाँ पे इन बिल्डरों के जाल में, इससे बढ़िया मैं दिल्ली में कहीं झुग्गी डाल ले। बिल्डर बदतमीजी से बात करता है, बिल्डर इन पे हंसता है, इसलिए नहीं, इसलिए हंसता है कि उसको पता है कि क्या बिगाड़ लोगे। जब इंसान को कानून का डर नहीं होता ना, तो ब्रजभूषण जैसे लोग ऐसे ही घूमते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट दिखा के जो लगता है आपको कि वहाँ पे आप अगर प्रॉपर्टी ले लेते हैं रहने के लिहाज से या कमर्शियल के लिहाज से, छोटा सा उदाहरण लास्ट में बता दूं, अगर आपकी बुद्धि काम कर जाए तो दिल्ली एनसीआर में घर बिकना भारी कर दूंगा एक बिल्डर का। जो और लोग लेने वाले हैं इसी जो गंद वाले जहाँ एक तालाब में गंदी मछली जो तालाब को पूरा गंदा करती है ना, कुछ बिल्डर अच्छे भी होंगे, लेकिन एक के चक्कर में सब जो हम सिर्फ रेरा जानते हैं। रेरा का लाइसेंस देखा, उसके बाद में हमने फ्लैट लिया था, और आज रेरा के पास जाते हैं, वो हमें उल्टा मुंह भगा देता है, बात करने को तैयार नहीं होता सर, बदतमीजी की जाती है हमारे साथ में। एक आम जनता के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, और सबसे बड़ा धोखाधड़ी आशियाने के नाम पे हो रही है, और अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी तरह से जोड़ के बायर को जबरदस्ती लेटर भेज के कह रहे हैं कि तुम पावर ऑफ अटर्नी कराओ और रहना शुरू कर दो, जबकि वो बिल्डिंग अगर गिर जाए, उस बिल्डिंग में कोई फॉल्ट है, वहां पे किसी की हादसा हो जाए कोई भी, कौन जिम्मेवार होगा? कारपेट के नीचे हीरा का हवाला दे दे के लोगों को फंसाया गया। सवाल इतनी है कि जो कानून लाया गया और जिस कानून के तहत बायर को राहत मिलनी चाहिए था, उसके तहत बिल्डर मजे लेके निकल गया। दोस्तों नमस्कार, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आते होंगे कि फलाने जगह नया एयरपोर्ट खुलने वाला है, फलाने जगह नई यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, फलाने जगह एम्स खुलने वाला है। उदाहरण के तौर पे जब ग्रेटर नोएडा के अंदर में बुद्धा सर्किट जो रेस के लिए जो जगह बनाई गई थी, और जब वो जगह बिल्कुल ही अपने इनिशियल दौर में थी, उस वक्त पे फॉर एन एग्जाम्पल अगर ज़मीन का रेट 5,000 रुपये स्क्वायर फीट था, तो अनाउंसमेंट होते ही 50,000 रुपये स्क्वायर फीट, और वहाँ इर्द गिर्द कितने भी बिल्डर के लाइन लग गई, और लोगों के मोबाइल पे एक मैसेज जाना शुरू हो गया कि यहाँ पे आइए, घर लीजिए, बुद्धा सर्किट हो रहा है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ये फलान ढिमकान 10 चीज़ें, नाइट सफारी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कहा होगा। उस बुद्धा सर्किट में मात्र एक बार रेस हुआ, और जो उस रेस के चक्कर में वहाँ घर लेने या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने पहुँच गए और 4-4, 6-6 गुना दाम देने के बाद में ख़रीदा होगा, उन्हें क्या पता था कि जो वो रेस देखने जा रहे हैं, ज़िंदगी भर बिल्डर के ऑफिस से लेकर के घर तक रेस ही देखते रह जाएंगे और लगाते रह जाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। मुझे एक चीज़ प्रिसाइजली बताइए, बुद्धा सर्किट जब लॉन्च हुआ था तो बड़ी अच्छे से मार्केटिंग की गई थी, और जो वहाँ पे दुकान हो, ज़मीनें हो, प्लॉट हो, रातों रात उसके रेट बढ़ गए थे। जैसे अभी जेवर एयरपोर्ट का कई सालों से चल रहा है ना, एयरपोर्ट, और वहाँ पे काफ़ी सारे ज़मीन ऑलरेडी महंगी हो गई, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं आज के डेट में। तो ये जो मार्केटिंग का टूल था, उसी में आप भी फंसे थे? हाँ, मैं जो है ना एक्चुअली 31 दिसंबर 2012 में एयरफोर्स से रिटायर हुआ था। अच्छा। जनवरी में हमने सोचा अब भाई जो घर रहने के लिए भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 3 महीने और रह सकते थे एयरफोर्स में। तो इन 3 महीनों में हमने जो सर्च करना शुरू किया, हमें जो है नए नए ऑफ़र मिले, यहाँ नाइट सफारी है, यहाँ ये सर्किट है, बुद्धा सर्किट है, यहाँ पे ये है, वो है, डिफरेंट टाइप ऑफ थी यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। मतलब एकदम सपने में नाइट सफारी कर रहे होंगे, तैरना भी शुरू कर दिया होगा, तैरना भी एकदम सर्किट में बैठ के रेस की गाड़ी चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लग तो रहा था? हम रोज़ जो जाते थे तो नया रेट मिलता था, बढ़ के मिलता था। तो हम ऐसे ही 1 महीने तक घूमते रहे, हमें जो डबल रेट दिखाई देने लगा, हमने सोचा चलो ले लेते हैं। तो मैंने जो अपना विला लिया सुपरटेक में, क्योंकि मेरे को ये बताया गया था सुपरटेक बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत अच्छा है, इसकी रेपुटेशन बहुत है। क्योंकि मैं तो एयरफोर्स में था, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था, लेकिन लोगों ने बताया। वो मैं समझ गया, मैं थोड़ा प्रिसाइज करना चाहता हूँ। मेरा फोकस अभी ये है कि किस तरह से बिल्डर प्रोजेक्ट दिखा के ग्राहक को फंसाते हैं। अभी मेरा प्रोजेक्ट मैं उस विषय पे आपसे बात कर रहा हूँ। आपने जब उस सर्किट को देखा, रेसिंग सर्किट को, तो उससे आपको क्या फायदा होने वाला था कि सबसे बड़ा अट्रैक्शन था उसका? तो दिमाग में एज ए बायर क्या चल रहा था आपके? एज ए बायर ये चल रहा था कि भाई जो है ना, यहाँ ये एरिया बहुत अच्छा डेवलप होगा। अच्छा।
नहीं, यहाँ पे जो है ना बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग देखने के लिए भी आएंगे, खेलने के लिए भी आएंगे। और नाइट सफारी है तो रात को जो है ना अच्छे अच्छे एनिमल्स जीप ले लिया, थार खरीदूंगा, घूमता रहूंगा, एकदम घूमता रहूंगा, शेर नजर आएंगे, भालू देखूंगा। प्लस ये भी बोला गया कि यहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट की लैंड है, 300-400 एकड़ है, यहाँ पे पोल्यूशन का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे तो ये एज इट इज ये लैंड रहनी है, ग्रीन लैंड रहनी है। पॉल्यूशन मतलब होता तो गांव में ही रह जाते। खैर, एक मिनट में आता हूँ आपके पास। आपका भी उसी आसपास में है? मेरा भी उसी अप कंट्री के अंदर प्लॉट कब है। लिया था? कब लिया था? हमने लिया था 2010 दिसंबर और में। मेन अट्रैक्शन वहाँ पे 2010 उस वक्त तो वहाँ कन्वेंस भी नहीं हुआ करती थी कुछ भी नहीं था प्रॉपर्ली। सर, अपनी गाड़ी से जगह थे। नहीं नहीं, गैर गाड़ी से गए थे ना। लेकिन अट्रैक्शन क्या वो बुद्धा सर्किट था? अट्रैक्शन बुद्धा सर्किट था, उसके बराबर में नाइट सफारी था। इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट का मेन जो अट्रैक्शन था वही आपका सफारी स्टूडियो था। अच्छा। उसके अंदर में आर्टिफिशियल बीच इन्होंने डिजाइन किया था। लोगों को ये दिखाया गया था कि आर्टिफिशियल बीच है। लेने के लिए हमारा ये था कि यहाँ आसपास में यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा इंटरनेशनल, गलगोटिया, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा F1 का जो ये फास्ट ट्रैक वाला जिस सर्किट की जो हम बात कर रहे हैं वो वहाँ पे प्रोजेक्ट था। उसको देखते देखते जो हमने वहाँ पे जो ज़मीन हमारे को किसान से 100 रुपये स्क्वायर फीट में मिल सकती थी, वो ज़मीन हम लोगों ने 2-2 ढाई स्क्वायर फीट में बिल्डर से खरीदी। और बाद में आज क्या हमें देखने को मिल रहा है, वो ज़मीन हमारी कहीं है ही नहीं। नहीं, अच्छा, मैं ठीक है, लेकिन उस रेसिंग सर्किट से जो आपको लोभ डेवलप हुआ, आप ग्रीडी हो गए कि यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट होगा, मतलब आपके दिमाग में क्या था कि मैं इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? क्या सोचा था आपने? सिर्फ डेवलपमेंट तो ठीक है, लोग बहुत आएंगे, रिनाउंड फेस से आएंगे, F1 कार देख लूंगा, साल में एक बार देख भी लेते मान लो, लेकिन उसके अलावा क्या मिलता वहाँ पे? सर अगर मैं हमने लेने की बात थी वो यही थी कि क्योंकि एरिया डेवलपमेंट है यहाँ पे, यहाँ अगर मैं 100 रुपये की चीज़ खरीद रहा हूँ तो ये मेरे को कम से कम 1000-2000 की बन के मिलेगी। लेकिन वहाँ तो वो 100 की आज आपकी 50 रुपये की रह गई। रिसेल वैल्यू कुछ है ही नहीं। अगर मैं बेचने भी जाता हूँ तो रिसेल वैल्यू नहीं है। रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रिटर्न लेते। पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि बच्चे उस समय छोटे थे, बच्चों का फ्यूचर था भाई। वो बाहर रेसिंग करने जाते हैं या बाहर अपने इस तरीके की चीज़ें देखने जाते हैं, वो बाहर ना जाके उनको अपने घर के सामने वो चीज़ मिलने वाली थी। उन सब पॉइंटों को देख के हमने खरीदा, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। मैं ये चीज़ें इसलिए इनके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बायर कैसे ट्रैप में फंसता है। कई प्रोजेक्ट दिल्ली NCR की खाली मैं बात कर लूँ, जो लॉन्च तो हुए और उसके नाम पे बिल्डरों ने पता नहीं कितने लाखों हजारों करोड़ के धंधे जनरेट तो कर लिए, ना वो प्रोजेक्ट बना और ना जहाँ पे जो लोगों ने घर लिया ना उनको घर मिला। माया में दोनों गए। लेकिन सिर्फ बिल्डर क्यों, सरकार क्यों नहीं? जो नाइट सफारी आज बननी थी, जिसके लिए इन्होंने कहा था नाइट सफारी बनेगी, वो नाइट सफारी कहाँ है? जिसके लिए इन्होंने सिंगापुर की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो नाइट सफारी कहाँ है? उसकी जगह तो ये फिल्म सिटी लेके आ रहे थे। बाद में वो इन्होंने कहा जी वो सेक्टर छोटा पड़ेगा, इसलिए इन्होंने नाइट सफारी वैसे ही छोड़ दिया। आज तक क्या काम हुआ? 12 सालों में बिल्डर तो छोड़ो, सरकार ने अपना काम नहीं किया। जो सरकार अपना काम करके राजी नहीं है तो वो बिल्डर को कैसे फोर्स करेगी काम करने? एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक लगुना है, मैं आपको बताता हूँ। इस देश में 5 साल में सरकारें बदल जाती है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, कई दफ़े। अब यूपी में कई सरकारें बदल गई। हर नई सरकार कहती है कि हमने थोड़ी वहाँ लॉन्च किया था, उसमें ये घोटाला था, इसमें ये घोटाला था, ये प्रोजेक्ट इस वजह से बंद हो गया, उस वजह से बंद गया। लेकिन अल्टीमेटली जिस बिल्डर ने हज़ारों करोड़ लोगों से लेके अपने जेब में रख लिए, प्रोजेक्ट के नाम पे वहाँ ईंट गिरा के छोड़ दिया, पता नहीं वो प्लॉट भी अब कहाँ गया होगा बहुतों का। सफ़र एक आम जनता करती है जो आपके सामने आपके बीच में खड़ी है। नेट शेल में जब आपको ट्रैप में फंसाना होता है तो गांठ बांध लीजिएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट दिखा के जो लगता है आपको कि वहाँ पे आप अगर प्रॉपर्टी ले लेते हैं रहने के लिहाज से या कमर्शियल के लिहाज से। छोटा सा उदाहरण लास्ट में बता दूं, अगर आपकी बुद्धि काम कर जाए तो जब यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा था या अदर हाईवेज बन रहे थे तो उसके आजू बाजू जितने लोगों के खेते थे, ज़मीनें थी, उसके दाम 10-10 गुना 20-20 गुना बढ़ गए। अल्टीमेटली क्या हुआ, कोरोना के टाइम में 2019 में, जिसके अंदर मैंने बहुत बड़ा खुलासा किया था कि हर हाईवे को बंद कर दिया गया जहां से कोई कट नहीं है उतरने का। अगर मान लीजिए इनका ज़मीन अगर यमुना एक्सप्रेस पे आज के डेट में है और ये इन्होंने सोच के रखा था, खरीद लिया था ये सोच के कि यहाँ पे मैं कोई बिजनेस कर लूँगा, कोई ढाबा खोल लूँगा, कुछ कर लूँगा, वहाँ पे कट ही नहीं गवर्नमेंट देगी। और इसका बाकायदा रूल 2019 में कोरोना के ठीक टाइम में 2020 के अंदर में चुपके से पास किया गया था, जनता को पता भी नहीं। हर हाईवे पे आप देखेंगे कि कट आपको नहीं मिलेगा, जिसका बहुत बड़ा बवाल
जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे अभी चल रहा था, जिसका खुलासा मैंने किया था कि किस तरह से लोग कहते थे अनऑथराइज बंद कर रहे हैं, नहीं, उन्होंने कानून पास करके हाईवे को इस तरह से बंद किया है कि अगर उस हाईवे पे ढाबा भी खुलेगा तो वो भी कॉर्पोरेट ही खोल पाएगा, क्योंकि कट लेने का फीस इस तरह से रखा गया है कि एक आम आदमी पे नहीं कर सकता है और एक आम आदमी के कहने पे वहाँ कट नहीं दिया जाएगा। तो जिन्होंने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को देखते हुए रोड बन रहे हैं तो ज़मीन ले लूँ आसपास, वहाँ पे ये कर लूँगा और ये कर लूँगा, सबके सपने फेल हो गए और 100 का माल जिन्होंने हज़ार में खरीदा था आज वो 50 के लायक भी नहीं बचे। हर महीने में हमारे को 4 से 5 दिन में धरने करने पड़ते हैं कहीं बिल्डर के नीचे। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो औसत 7-8 साल से सफ़र कर रहे होंगे कम से कम। सर 2013 साल 12-13 सर, हमने 2011 में हमारी अलॉटमेंट है सुपरटेक अप कंट्री की, हमारे कैलाश जी हैं, अचल जी हैं, हम लोगों ने जब हर तरीके से हम हार गए, हमारा सारा पैसा जितना भी था वो सारा जा चुका है। जो उसने और भी डिमांड की थी किसानों को देने के लिए वो भी हमने किसी तरह से कोविड के टाइम में वो भी हमने निपटा दी। अब हालात ये हो चुके हैं कि अब बैंक तो अपनी ईएमआई ले ही रहा है हमारे से कि हमें पूरे पैसे उन्हें तो चाहिए, और इधर सुपरटेक के पास जितने भी पैसे बैंक को तो पैसे इसलिए चाहिए, विजय माल्या नहीं होना आप, नीरव मोदी नहीं होना, इसलिए पैसे चाहिए चाहिए। हमारे से एक गलती होगी, आज मैं अपनी बताता हूँ, मेरे से एक गलती होगी कि मैंने ऐसे बिल्डर के यहाँ पे इन बिल्डरों के जाल में, इससे बढ़िया मैं दिल्ली में कहीं झुग्गी डाल लेता। नो जेंटलमैन, नो 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 नो, यू आर नॉट अलोन। आप ये मत कहिए कि हमसे गलती हो गई। देखिए इस देश में जो कानून है ना, जनता उस पर भरोसा करती है कि रेरा आ गया, अब बिल्डर की लूट नहीं चलेगी, लेकिन उस कानून के आने के बाद उसको ब्रांड के रूप में इस बिल्डर नहीं इस्तेमाल किया कि रेरा है ले लो, मेरा रेरा अप्रूव्ड है। आप एक मिनट सर, मैं देख रहा था रेरा आने के बाद जो मार्केटिंग चल रही थी बिल्डर की, उसे बिल्डर अपने ब्रोशर पे बड़े बड़े लिखते थे रेरा अप्रूव्ड। तो उसको ये रेरा आने से पहले के और हम रेरा आने के बाद है, दोनों खड़े हम आपके सामने एग्जांपल है। क्या फर्क पड़ा रेरा आने का? रेरा सिर्फ इसलिए आया था कि एक एस्क्रो अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें पेमेंट जो भी बायर्स की आएगी उसमें एक सिग्नेचर अथॉरिटी के होंगे और एक सिग्नेचर बिल्डर के होंगे, तब वो फंड निकलेगा। लेकिन उस एस्क्रो अकाउंट को ही जीरो कर दिया। अब जब एस्क्रो अकाउंट ही जीरो हो गया तो उस रेरा का मकसद ही क्या रहा? फंड नहीं था, फंड का फंडा था, फंड का फंडा सर बना दिया गया। देखिए मैं इस पे रात दिन बैठ के यहाँ पे 24 घंटा बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है चीज़ों को। अब मैं इस पे क्या बताऊँ, मैं आपको रात पूरे 24 घंटा मैं इनको बात कर सकता हूँ इस बिल्डर के ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि एक आम जनता आज ये दिल्ली एनसीआर में है, कोई महाराष्ट्र में चिल्ला रहा है, कोई पुणे में चिल्ला रहा है, कोई अहमदाबाद, कोई बेंगलोर हो, एक आम जनता के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है और सबसे बड़ा धोखाधड़ी आशियाने के नाम पे हो रही है, और अपनी ज़िंदगी भर की कमाई किसी तरह से जोड़ के, या ज़िंदगी में जो नौकरी कर रहा है सोचता है कि मैं 20 साल कम से कम औसत 20 साल ईएमआई भर लूँगा उसका। हालांकि ईएमआई बढ़ते जाते हैं, किसी का 22 साल हो जाता है, बाद में 25 साल होता है, लोगों के 30-30 साल पहुंच गए हैं ईएमआई। इस जन्म में सही कह रहे हैं, इस जन्म में तो ईएमआई नहीं उतरेगी, लेकिन क्या इस जन्म में जो फ्लैट का एक सपना देखा था, 2 रूम का, 1 रूम का ही सही, वो सपना क्या पूरा होगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है, कह रहे हैं पुनर्जन्म है। मैं देखिए कोई हमारे लिए पॉलिसी बना सकती है? हाँ जी बताइए, आइए आगे आइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मतलब अब तो मेरे शब्द ही ख़त्म हो गए हैं बिल्डर के बारे में बात करते करते, कि भगवान मतलब 60+ मेरी उम्र है कि जितनी बद्दुआएं मुझे इस स्टेज में देनी थी, अपने बच्चों को अच्छी बातें कहनी थी, अच्छी बातें, तो वो इसकी वजह से मेरे ज़बान से इतनी बद्दुआएं इनके लिए निकल रही। बट शायद फ्लैट बेटे ने खरीदा था? नहीं एक मिनट, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, फ्लैट किसने खरीदा था? बेटे ने? फ्लैट मेरे पति ने खरीदा था आज से 8 साल पहले, और वो एक्सपायर हो गए हैं, वो नहीं है। मैं सिंगल हूँ, मेरा एक मेरी दुर्दशा ये है कि एक फ्लैट मेरा सुपरटेक के पास है, एक माहिरा के पास है, एक को 10 साल हो गए हैं, एक को 4 साल से ऊपर हो गए, दोनों का पूरा पैसा दे दिया, लेकिन मुझे फ्लैट नहीं मिला। मैं 100 बार इनके ऑफिस जाके हाथ गिड़गिड़ा के रेरा में कंप्लेन करके भी मेरी लगी हुई है, लेकिन ये शायद मेरी सिंगलहुड का फ़ायदा उठा के मेरे साथ मजाक करते हैं, मुझे फ्लैट नहीं दिया गया। और आज इस तरीके से मेरी हालत हो गई कि मेरे को इतना, मैं अपने सोसाइटी घर में इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई हूँ कि मेरे को सब लाने दे, कहाँ पैसा लगा दिया, क्यों लगा दिया, कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं। और ये मेरा पैसा खा के बैठे हुए हैं और हंसते हैं जब भी मैं बिल्डर्स के पास जाती हूँ। बिल्डर इतना बदतमीजी से हमसे बात करके कहता है बनाना है मैं बनाऊँ, नहीं बनाना तो नहीं बनाए। बहुत बड़ी बात कही। एक मिनट, बिल्डर बदतमीजी से बात करता है, बिल्डर इन पे हंसता है, इसलिए हंसता है कि उसको पता है कि क्या बिगाड़ लोगे। जब इंसान को कानून का डर नहीं होता है ना,
तो ब्रजभूषण जैसे लोग ऐसे ही घूमते हैं। आप जो देख रहे हैं ना कि किस तरह से ये लाचार दो सिनेरियो इसी भारत में आप देखिए, ये लाचार लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते बिल्डर का सिवाय कानून के सहारा के, और एक बाहुबली जिसके पास पैसा है और पावर है तो उसके लिए भी कानून कुछ नहीं है। खैर, मैं तो उम्मीद और बहुत दुखी हूँ, लेकिन कहना यही चाहूंगा कि लड़ते रहिए बिना आपका सहारा है सर। सर आपका ही सहारा है कि मीडिया ऐसा हमारा मीडिया संबल है जो हमें साथ कि देगा। हमारी मोदी नहीं, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी सुनवाई हो या ना हो, लेकिन मैं दिल्ली एनसीआर में घर बिकना भारी कर दूंगा। मैं आपके सामने कैमरे पे कह रहा हूँ, नहीं सर बहुत जरूरी है सर, दिल्ली एनसीआर में घर बिकना भारी कर दूंगा एक बिल्डर का। जो और लोग लेने वाले हैं वो ध्यान रखें। इसी जो गंद वाले जहाँ एक तालाब में गंदी मछली जो तालाब को पूरा गंदा करती है ना, कुछ बिल्डर अच्छे भी होंगे, लेकिन एक के चक्कर में सब जो बर्बाद हो रहे हैं ना, दिल्ली एनसीआर में उनका भी घर नहीं बिकेगा। लोग घर नहीं खरीदेंगे किसी का। सर बिल्डर खरीदना भी नहीं चाहिए। आपके जरिए सर मैं थोड़ा गवर्नमेंट से भी ये बोलना चाहूँगा कि आपने जो रेरा संस्था बनाई है ना, इनको आप एक लूट का माध्यम मत बनाइए, क्योंकि एक संस्था नहीं है, एक संस्था ऐसी जो एक लूट का इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेंड कर रहा है बिल्डर को कि बाहर को कैसे फंसाना है। तो मोदी जी से मैं या सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस संस्था पे लगाम कसिए, क्योंकि यही एक संस्था है जिसने हम सबको ना ऐसे रोड पे लाके खड़ा करा है। हम नहीं जानते मायरा कौन है, कोई और बिल्डर कौन है, हम सिर्फ रेरा जानते हैं। रेरा का लाइसेंस देखा, उसके बाद में हमने फ्लैट लिया था, और आज रेरा के पास जाते हैं, वो हमें उल्टा मुंह भगा देता है। बात करने को तैयार नहीं होता सर, बदतमीजी की जाती है हमारे साथ में लेडीज जाती हैं बात करने के लिए, उनको भी अब सब के बाहर कर देते हैं। मजाक उड़ाया जाता है सर हमारा। प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगा देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे हमें लूटा गया है। देखिए हर चीजें, रेरा जब आई थी, मैंने एक बार और बता दूं कि उसको बिल्डर ने बड़े तरीके से अपने ब्रांड के लिए इस्तेमाल किया और रेरा का हवाला दे के लोगों को फंसाया गया। सवाल इतनी है कि जो कानून लाया गया और जिस कानून के तहत बायर को राहत मिलनी चाहिए था, उसके तहत बिल्डर मजे लेके निकल गया। एक छोटा सा बोलिएगा। हाँ, मोदी जी और योगी जी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमने इतने मन से घर खरीदा था और बहुत मेहनत के पैसों से घर खरीदा था, अगर हमें वो नहीं दिला सकते तो आज हमारी सिचुएशन वो है कि हम सुसाइड कर लें। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से हम इतनी जगह धक्के खा चुके हैं कि अब हमें और कुछ नहीं सूझ रहा। अगर हमें नहीं दे सकते घर तो हमारे को बोल दो, हम सारे मिलके सुसाइड कर लेते एक साथ। इस मानसिक दौर से जनता गुजर रही है। मैंने 2012 में घर बुक करवाया था, 2014 तक इन्होंने देने का वायदा किया था, लेकिन इन्होंने मुझे 2014 में कोई घर नहीं दिया, और 2020 में कोरोना टाइम में मेरे को ऑफर लेटर आता है कि आप पैसे जमा करवाइए, अदरवाइज आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा देगा। और मैं अकेली थी घर में, मेरे हस्बैंड नहीं है, और मैंने वो पैसा कैसे करके वहाँ पे जमा कराया, और जमा करा के उन्होंने मुझे ऑफर लेटर, अलॉटमेंट लेटर दिया और कहा कि हम इसको रजिस्ट्री करवा देंगे आपकी 2-3 महीने में। मैंने उन पे विश्वास करके वो ऑफर लेटर भी ले लिया, और अभी तक मेरी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है, और वहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी मुझे नहीं मिल रही है। वहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं, वहाँ बंदर आ जाते हैं, और कोई सिक्योरिटी हम लोगों के लिए नहीं है। चलिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर में देखता हूं कि मैं आपको 2-4 तो मेरे नज़र में ही है जिनको पोजीशन देने का अभी तक कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, अथॉरिटी से कोई उनको क्लियरेंस नहीं मिला है। बायर को ज़बरदस्ती लेटर भेज के कह रहे हैं कि तुम पावर ऑफ अटर्नी कराओ और रहना शुरू कर दो, जबकि वो बिल्डिंग अगर गिर जाए, उस बिल्डिंग में कोई फॉल्ट है, वहाँ पे किसी की हादसा हो जाए कोई भी, कौन जिम्मेवार होगा? कारपेट के नीचे छुपा दिया जाएगा। लाखों, 100, 200 मौतों को छुपाने का आजकल एक कारोबार चल रहा है। नमस्कार।